अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्ता। कौमी असम्बली की 8 और सूबाई असम्बली की 3 नशस्तों पर ज़िमनी इंतखाब जिन्हें तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने मार्का हक़ बातिल, जहाद और हकीकी आज़ादी से ताबीर किया था, वो इंतखाबात के जिन पर इमरान खान और तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल जुड़ा था, जिनके बाद तवक्को की जा रही थी कि इमरान खान लॉन्ग मार्च की कॉल दें, लेकिन चेयरमैन तहरीक इंसाफ लॉन्ग मार्च की कॉल देने की बजाय मिस्ड कॉल पर इक्तफा किए हुए हैं और हुकूमत को आम इंतखाबात के लिए चंद दिन का अल्टीमेटम देते हुए कह रहे हैं कि आज़ादी मार्च अक्टूबर से आगे नहीं जाएगा। अगर एक बार आवाम सड़कों पर निकल आए तो इस बात की कोई जमानत नहीं कि नतीजा क्या निकलेगा। आज इमरान खान ने बाई इलेक्शंस में कामयाबी समेटने के बाद एक प्रेस कॉल में वो क्या कह रहे थे, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखता हूं। आज फिर वक्त दे रहा हूँ, ये मेरी मार्च अक्टूबर से आगे नहीं जाने लगी। ये अब से लेके अक्टूबर मैं किसी टाइम अनाउंस करूंगा। मैं इनको टाइम दे रहा हूँ कि अभी भी आपके पास वक्त है। मुल्क की खातिर अपने आप को बचाते बचाते मुल्क को तबाह ना करें। और मैं अभी भी कहता हूँ कि ये है टाइम आपके लिए इलेक्शन अनाउंस करने का। अगर आप नहीं करेंगे ये मैं मार्च करूंगा। ऐसे वक्त में जब इमरान खान अपनी मकबूलियत की बुलंदियों पर हैं, उनके वोटर और सपोर्टर्स मुकम्मल चार्ज और लॉन्ग मार्च के लिए तैयार दिखाई देते हैं, तब भी चेयरमैन तहरीक इंसाफ लॉन्ग मार्च की कॉल देने से गुरेजा है। आज के ऐलान के बाद तहरीक इंसाफ के कारकुनान और अहम इत्तेहादियों की मायूसी बढ़ गई होगी, क्योंकि उन्हें यकीन था कि ज़िमनी इलेक्शन के बाद इमरान खान लॉन्ग मार्च का ऐलान करेंगे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। उनके अहम इत्तेहादी शेख रशीद भी इस कैफियत में इंतहाई तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं। उन्होंने प्रोग्राम में लॉन्ग मार्च ना होने पर मायूसी का इजहार भी किया था। जो हैं वो तय नहीं पा रहे हैं। मैं कॉल के इंतजार में थक गया हूँ, इधर हूँ या उधर हूँ, क्या करूँ बताएं ना। मेरे पास क्या ऑप्शन है? या मुझे नौकरी की ऑफर है कि मैं एंकर बन जाऊं, या मैं अपने भाइयों की और भतीजों और भांजों की दुकानों पे जाके शेख हूँ मंडी पे बैठ जाऊं। अब सवाल तो ये भी है कि शेख रशीद क्या करेंगे। इमरान खान ने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 बातों का इंकशाफ भी किया कि जल्द इलेक्शन की राह में सबसे बड़ी रुकावट नवाज शरीफ है, और उन्होंने साथ में अपने वोटर्स और सपोर्टर्स को ये भी बताया है कि उनके अब भी बैकडोर मुज़ाकरात जारी हैं, लेकिन इन बैकडोर चैनल से जो मुज़ाकरात हो रहे हैं उनमें कोई क्लैरिटी नहीं है। आज इमरान खान साहब ने ये बात भी सामने रख दी है। वो क्या कह रहे थे, जरा उसकी झलक भी आपके सामने रखता हूं। हो भी रहे हैं, नहीं भी हो रहा है, यानी उनके अंदर अभी तक कोई थोड़ी हमारी बैक चैनल्स पे हुआ है, कोई इस तरह की क्लैरिटी नहीं है अभी तक। वो क्लैरिटी मुझे पता क्यों नहीं है, क्योंकि वो नवाज शरीफ डरा हुआ है इलेक्शन से। वो जब तक नहीं फैसला करेगा इलेक्शन नहीं होगा। आज इमरान खान इस बात का एतराफ़ कर रहे हैं कि वो बैकडोर राब्तों में मसरूफ़ है, लेकिन इलेक्शन से कबल वो जलसों में अपने सपोर्टर्स से हकीकी आज़ादी की जंग जहाद समझकर लड़ने का कह रहे थे। वो उनसे हल्फ ले रहे थे कि उनका हर हालत में साथ दिया जाए और लॉन्ग मार्च में शिरकत की जाए, लेकिन वो अपने कारकुनान को बता रहे हैं कि वो लॉन्ग मार्च को सिर्फ प्रेशर बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और इसी बुनियाद पर वो बैकडोर राब्ते कर रहे हैं, कोई बेहतर डील तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इसको जहाद समझ कर लड़ता हूँ। मुझे कोई किसी चीज़ का खौफ नहीं, क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये हमारे मुल्क के लिए आने वाली अपनी नस्लों की जंग लड़ रहे हैं। आपने भी उसी स्पिरिट से इस पे आना। मेरा ये फैसला है, ये जहाद है इनके खिलाफ। ये बड़ा ज़रूरी है आपके लिए सुनना, क्योंकि मैं तो आया असल में आपको इस जहाद के लिए तैयार करने के लिए आया हूँ। अपैरेंटली इमरान खान जहाद की बात कर रहे हैं, लेकिन चेयरमैन तहरीक इंसाफ शुरू से ही किसी डील की तलाश में दिखाई देते हैं, क्योंकि जब एस्टैब्लिशमेंट ने खुद सियासत से दूर रहने और न्यूट्रल होने का बयान दिया, इमरान खान ने उन्हें तनकीद का निशाना बनाया है। उन्होंने कभी न्यूट्रल्स को जानवर से तशबीह दी, तो कभी अपने बयानात में इस्लामी टच का तड़का लगाते हुए बताया कि अल्लाह ने तो कभी न्यूट्रल रहने की इजाजत नहीं दी, यानी उनको मुक्तदिर हल्कों का न्यूट्रल रहना भी पसंद नहीं है। इंसान न्यूट्रल नहीं होता। मैं अपनी फौज को भी कहता हूँ कि आप न्यूट्रल हैं। आपने कहा न्यूट्रल है, न्यूट्रल रहे इसमें। अल्लाह ने हमें ये नहीं कहा कि तुम न्यूट्रल रह जाओ, ना इधर ना उधर। अल्लाह ने हुक्म दिया है, अगर आपने अपने माशरे को बचाना है और ऊपर अजीम मुल्क बनाना है तो आपने बदी के खिलाफ खड़े होना है, जहाद लड़नी है। एस्टैब्लिशमेंट आप कहते हैं हम न्यूट्रल हैं, बिस्मिल्लाह न्यूट्रल हो। पावर आपके पास है और कौम अगर इस तरफ नीचे जिस तरफ ये लेके जा रहे हैं, जो चोरों का टोला मुल्क को नीचे लेके जा रहा है, और तारीख इस रोल को भी माफ नहीं करेगी। अब यहाँ सवाल यह है कि एक तरफ इमरान खान अपनी मुहिम को जहाद से तशबीह देकर अपने वोटर्स और सपोर्टर्स से मदद की दरख्वास्त करते हैं, दूसरी तरफ मुज़ाकरात भी कर रहे हैं। क्या ये खुला तजाद नहीं है? और सवाल तो ये भी है कि इंतखाबी मैदान में जीतने के बाद वो क्या चीज़ है जो इमरान खान को लॉन्ग मार्च करने से रोके हुए है? क्या उन्हें किसी तरफ से जल्द इलेक्शन की कॉल दिए जाने की जमानत दी जा चुकी है, या फिर वो दबाव बढ़ाकर अपनी शराइत पर मुज़ाकरात करना चाह रहे हैं? इसी मामले पर बात करेंगे। इस वक्त सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार सलीम ने स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। बुखारी साहब, हस्बे रिवायत सादा सा सवाल है, और वो ये है कि इमरान खान साहब ने आज एतराफ़ कर लिया है कि बैकडोर चैनल ऑपरेट हो रहा है, मुज़ाकरात हो रहे हैं, लेकिन साथ ही वो ये भी कह रहे हैं
कि ये तो चोर और डाकू हैं, यानी शहबाज शरीफ साहब से मुतालिक वो क्या कहते हैं, दीगर सियासी फोर्सेस से मुतालिक क्या कहते हैं। तो सवाल ये है कि फिर बैकडोर चैनल जो ऑपरेट हो रहा है, यहाँ मुज़ाकरात हो किससे रहे? बहुत शुक्रिया आपका। पहली बात तो ये है कि मैं आपसे हाथ बांध के दरख्वास्त करता हूँ कि ये खान साहब को जो आपने सुनवाया है अभी, ये कोई 2000 मरतबा वो फरमा चुके हैं। लोग तंग आ गए हैं सुन सुन के, मैं खुद भी तंग आ गया हूँ कमेंट कर करके। लेकिन बुखारी साहब कर दें ना उनको। बुखारी साहब आज जब इमरान खान साहब ने ये कहा कि मार्च इसलिए नहीं हो रहा क्यों बैकडोर चैनल ऑपरेट हो रहा है, लेकिन क्लैरिटी नहीं है कि उसमें हो क्या रहा है। वो तो इस्ताखीर को जस्टिफाई कर रहे हैं, कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, कोई इनसे मुज़ाकरात करने नहीं चाहता। तो फिर आपको नहीं लगता कि लोगों को कम से कम ये तो बावर कराना चाहिए ना कि इमरान खान हकीकी आज़ादी की बात करते हैं, जहाद की बात करते हैं, और वो सर पे कफन बांध कर लोगों को निकालने की बात करते हैं, तो दूसरी तरफ वो बैकडोर मुज़ाकरात कर रहा है। ये सारी बातें हम किसके बारे में कर रहे हैं भाई? दबे इमरान खान की। इमरान खान साहब की कोई बात ऐसी है जिसके ऊपर इतबार किया जा सके? आप मुझे बताएं, जब से वो इक़्तिदार से निकले हैं उन्होंने जितनी बड़े हाँ किए, उससे पहले जब वो इक़्तिदार में आ रहे थे 2014 से शुरू हो जाएं आप, फिर उनकी इलेक्शन कैंपेन पर आ जाइए, फिर उनके इक़्तिदार के बीच में आ जाइए, कोई एक वादा मुझे फरमा दीजिए जो उन्होंने पूरा किया। मेरे सामने दो इमरान खान हैं। एक इमरान खान वो है जो अपने सपोर्टर्स, अपने वोटर्स के सामने खड़े होकर कहते हैं हमने निकलना है हकीकी आज़ादी के लिए, हम जहाद कर रहे हैं, जो मेरे साथ होगा वो मोमिन होगा और शायद जो साथ नहीं होगा नाउज़ुबिल्लाह वो मुशरिक हो जाएगा। तो एक इमरान खान का ये चेहरा है। दूसरी तरफ वो ये कह रहे हैं कि बैकडोर चैनल ऑपरेट हो रहा है, मुज़ाकरात हो रहे हैं, इसलिए मार्च के लिए निकल रहे हैं। मैं किस इमरान खान के किस चेहरे को सही मानूं? इनमें से कोई भी चेहरा सही नहीं है। एक तीसरा चेहरा तलाश करना पड़ेगा, वो भी किसी दिन मैं और आप ही मिलकर तलाश करेंगे। दोनों चेहरों के बारे में मुझे इजाज़त दीजिए कुछ। पहली बात तो ये है कि उन्होंने लॉन्ग मार्च करके एक दफ़ा देख लिया। 25 मई का सबक जो है ना वो उनको भूलता नहीं, रात को ख्वाबों में भी आता है उनको। कौन? राना सनाउल्लाह? जी राना सनाउल्लाह बार बार जिक्र करते हैं, वो उनकी ज़बान के ऊपर से वो नाम हटता ही नहीं है। ऑल्दो आज अतर मैनुल्लाह साहब के रिमार्क्स है इस हवाले से। जी मैंने सुने वो भी रिमार्क्स, लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं ना, खान साहब ने दूसरा मार्च करना है, क्योंकि अगर करेंगे तो हशर उससे बदतर होगा जो पहली दफ़ा हुआ था। अब उनके पास सबसे बड़ा डिलेमा ये है कि वो अपने पैरोकारों को, अपने फॉलोअर्स को, अपने वर्कर्स को कैसे बताएं कि भाई मैं नहीं करना चाहता, मेरी मजबूरी है, मेरा सिर्फ ये नारा सुन लिया करें आप, इससे आगे कुछ नहीं। मजबूरी क्या है बुखारी साहब? मैं अर्ज़ करूँ आपसे, देखें मैंने कई दफ़ा आपके प्रोग्राम में कहा है कि ये 2018 नहीं है, ग्राउंड रियलिटीज़ बदल गई हैं। वो एडमिनिस्ट्रेशन के एस्टेब्लिशमेंट के लाडले के तौर पर आए थे, वो लाडलापन दफन हो चुका है, ख़त्म हो चुका है वो लाडलापन, इसलिए कि इन्होंने इतने पंगे किए उनके साथ। अब अगर आप तफसील चाहें तो मैं वो भी नहीं, मुझे फिर सवाल पूछने थे क्या है लाडला अगर इमरान खान नहीं है तो अगर ग्राउंड रियलिटीज़ बदली हैं तो एट दिस पॉइंट इन टाइम लाडला कौन है? मेरे ख्याल से सबसे बड़ा लाडलापन इस वक्त यह है कि वो किसी के साथ नहीं है। और मैं आपको एक बात बताऊं जिसका ये इतना तराना मेरा बुखारी साहब सवाल बड़ा सादा सा है। मैं इतना सादा नहीं है। इस वक्त लाडला कौन है सर? मेरे दिमाग में खलबली मची हुई है आपके सवाल पे, आप कहते हैं सादा है ये। मैं बताता हूँ आपको। देखिए गुजारिश ये है, इस इलेक्शन के रिजल्ट को लीजिए पहले तो। तमाम कैंडिडेट जो जीते हैं, 6 जगह से एक खुद और 1 जगह से इनका एक और बंदा, उसके सारे वोट मिला के 5,43,000 हैं। जो अपोजिशन के लोग खड़े थे इनके मुकाबले में या जो जीते हैं उन्होंने 4,75,000, पौने 5 लाख जी। ठीक है, ये आप मुझे बता दीजिए जनाब, ये किधर से 24 करोड़ लोग इनके साथ नहीं, बिल्कुल ये किधर से पूरी कौम इनके साथ है। भी बताया सर, ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन बात ये है कि इसमें इमरान खान की अचीवमेंट ये है कि उन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है। 5 हल्के पहले सिक्योर किए थे, 6 आज जीते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने सूबाई असम्बली के 2 हल्के लूज कर दिए जहां पर अदम एतमाद लाने की बात हो रही है। मैं सर अभी एक आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। एक तरफ खान साहब को ये पता था कि अगर मैं ना खड़ा हुआ तो 6 की 6 सीटें हार जाएगी पीटीआई। और मैं आपको फिर ये बताऊं कि मैं मानता हूं ये कि ये जीते ही सिर्फ इसलिए हैं कि खान साहब खुद खड़े थे। अब जब वो यहाँ से रिजाइन करके और बंदे खड़े करेंगे तो जरा सोचिए उनका हाल क्या बनना है। मैं आपको अथॉरिटी से कह रहा हूँ, मैं गैस वर्क नहीं कर रहा। वो नौबत आएगी आने, मुझे लगता है कि 30 दिन का वक्त होता है आर्टिकल 230। देखिए इन्होंने असेंबली में कोई नहीं जाना, 30 दिन तो वो बार बार कह चुके हुए हैं। इसलिए इनकी डेमोक्रेसी और इनका डेमोक्रेटिक होना तो यहीं पर पता चल जाता है ना कितने बड़े डेमोक्रेट हैं वो। ठीक, जिस असेंबली को ये इलीगल इम्पोर्टेड कह रहे हैं, इसी के 4 साल तक वजीर आजम थे वो, इन्हीं के कुछ 23 और 24 हो गए हैं, साथ ही वहाँ असेंबली के अंदर बैठे हुए हैं। तो ये इनके कहने से थोड़ी इलीगल हो जाएगी। ये तो ऑप्टिक्स थी ना। इमरान खान ने 6 नशिस्तों पर जीत के बता दिया जी इस वक्त पब्लिक मेरे साथ खड़ी हुई है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि उन्होंने जाना है या नहीं जाना, वो नहीं जाएंगे। उससे पहले वो ये बता रहे हैं कि अक्टूबर में ही होना है मार्च में, और मुज़ाकरात भी हो रहे हैं। तो क्या मैं अगर आपको याद दिलाऊं, 25 मार्च को इन्होंने कहा था कि 6 दिन के बाद मैं आ रहा हूँ, यही टाइम है आपके पास, याद है आपको? ये 25 मई कितना अर्सा हो गया उसको? 5 महीने हो गए, अभी तक तो नहीं गया। और जिस तरह की अक्टूबर से आगे नहीं, मैं करूँ जिस तरह की डिटर्मिनेशन है उधर, दूसरी तरफ रेड जोन इज़ द मोस्ट वल्नरेबल एरिया। आप जानते हैं इस्लामाबाद को, क्योंकि वहाँ एम्बेसीज हैं, वहाँ पर स्टेट के ऑफिसेज हैं बड़े सेंसिटिव। वो तो हो गया फ़ौज के हवाले। फ़ौज तो जोग्राफिया के स्टूडेंट है ना, वो तारीख नहीं पढ़ते, उन्हें बता दो ये हमारी लाइन्स हैं,
उससे उन्होंने इधर नहीं आने देना किसी को भी, चाहे कोई भी किसी का बाप क्यों ना हो। बट बुखारी साहब, परेशान तो इस वक्त नून लीग भी है, पीएमएलएन लेड कोलिशन भी इस वक्त बड़ा परेशान। देखिए, मैं 2 वजह से बहुत क्रिटिकल हूँ पीएमएलएन का। एक तो उन्होंने फील्ड बिल्कुल ओपन छोड़ी, किसी ने कोई कैंपेनिंग नहीं की। मरियम साहबा जाके लंदन बैठ गई, हमजा साहब बीमारी का बहाना करके घर बैठ गए। खुला छोड़ दिया इमरान खान साहब को उन्होंने कि जनाब आप खुल के खेलें यहाँ। ये बहुत बड़ा चार्ज शीट है मेरी तरफ से पीएमएलएन के अगेंस्ट। और अगर यही रही उनकी एपैथी, इंडिफरेंस, तो ये मार खाएंगे मजीद। पीएमएलएन पर दबाव है कि आप अर्ली इलेक्शंस की तरफ जाएं। देखिए जनाब, उनके ऊपर दबाव अगर कहीं से है तो वो सिर्फ इमरान खान साहब की तकरीरें हैं, उनके जलसे हैं, उनके जुलूस हैं। जो तो है ना, जिस तरफ आपका इशारा है, वो सबसे बड़ा काम उन्होंने ये किया है कि वो लाताल्लुक हो गए। उनका भाई आप खुद ऑन योर ओन खुल के खेल तो फिर मुज़ाकरात किससे हो रहे हैं? मेरा किसी से नहीं हो रहे। मैं जनाब आता हूँ आपको ना, मुज़ाकरात का आगाज़ हुआ था आरिफ अलवी साहब, प्रेसिडेंट साहब जो हैं, उनके कहने के ऊपर, इनिशिएट करने के ऊपर एक मुलाकात हुई थी बाजवा साहब की और इमरान खान साहब की। हमारे ज़राए तो बताते कि उसके 15 मिनट के बाद जो व्हाट्सएप मैसेजेस दिए थे ना खान साहब ने, वो भी पढ़ लिए गए हैं। तो फिर दूसरी मुलाकात कैसे होगी? हो ही नहीं सकती, कोई मुलाकात नहीं है दूसरी। और जो तीसरी होने जा रही है? कोई नहीं जारी होने। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी बात लिख लें आप। डिले किस लिए है? डिले, देखिए इमरान खान साहब को जब तक 2 तरफ से यानी एश्योरेंस नहीं मिलेगी, वो बंदे बाहर नहीं निकालेंगे। लास्टली बुखारी साहब, एक मिनट, वो 2 तो बता दूं कौन है जी। एक अदालत कि सुप्रीम कोर्ट पहले से ऑर्डर कर दे कि आप नहीं रोकेंगे उन्हें, जिस तरह पिछली दफा किया था उन्होंने। हमारी सुप्रीम कोर्ट के भी सदके जाए, वो कुछ भी कर सकते हैं। आजातर मिल्ला साहब की अदालत। और दूसरी जो है वो एस्टेब्लिशमेंट, ठीक, कि फौज अगर कह दे कि आप आ जाए, हमने नहीं, वो तो बड़ा क्लियर मैसेज है बाजवा साहब का, लाउड एंड क्लियर है। पीएम एब्सोल्युटली लाउड एंड क्लियर, पासिंग आउट परेड में। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग देयर इज नो नेगोशिएशंस गोइंग ऑन, एब्सोल्युटली नॉट। ही इज नॉट इवन ऑन स्पीकिंग टर्म्स विद द एस्टेब्लिशमेंट। लास्टली बुखारी साहब, ये जो नवाज शरीफ साहब का रोल बताया आज इमरान खान साहब ने कि नवाज शरीफ नहीं चाहता कि इलेक्शन होने चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि खान साहब ने आज मान लिया कि वो बहुत बड़ा पॉलिटिकल फैक्टर है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में। इट्स ए कन्फेशन कि नवाज शरीफ विल डिटरमिन के इलेक्शन होने हैं कि नहीं होने हैं। आपने इस पर गौर नहीं किया? मुंह से निकल गया खान साहब के। आप देखिए, कल वजाहत देंगे इसकी। वो आज तो उन्होंने कह दिया कि नवाज शरीफ लंदन में बैठ के इलेक्शन नहीं होने दे रहा। साहब, वो तो ये भी कहते हैं कि नवाज शरीफ लंदन में बैठ के वो फैसला भी कर रहा है जो मैंडेट नहीं रखता जिसका वो। ठीक है, उसकी पार्टी तो रखती है ना, लेकिन नवाज शरीफ के मुतालिक वो ये कहते हैं। पीएमएलएन का प्राइम मिनिस्टर है जिसका प्रेरोगेटिव है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन एक्सक्लूसिवली टू पिक अप द नेक्स्ट आर्मी चीफ। हाँ, वो अगर नवाज शरीफ साहब करेंगे तो वो तो उनका प्रोगेटिव नहीं है। भाई साहब, इस इदारे में बैठ के मैं और आपस में आप और मैं बैठ के कोई भी फैसला कर सकते हैं जिसका ताल्लुक हमारी जात। नहीं, इससे तो तौसीक होती है इमरान खान की उस स्टेटमेंट की जो पहले दिया। तो क्यों नहीं होनी चाहिए? ही हैज लेड द लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी फॉर 30 इयर्स। हाउ अनजस्टिफाइड इज दिस कि जब पार्टी इस वक्त शैम्बल्स में है तो वो बाहर बैठे हुए लंदन। किसी से भी गाइडेंस ले सकते हैं आप, ये तो कोई बात ही नहीं है। पार्टी खुद कह रही है कि पार्टी लीडरशिप यहाँ नहीं थी इसलिए हम इलेक्शंस हार गए। मैं देखें, ये अब दो तरफ की बात है ना। एक पार्टी क्या समझ रही है उनके बाहर रहने को, वो समझते हैं वो कंपल्शन है उनके ऊपर, उन्हें बाहर रहना इसलिए कि यहाँ पर हालात उनके हक में नहीं है। खान साहब जो है, मुझे तो आज हैरत हुई उनके इस बयान के ऊपर कि वो देखो वो लंदन में बैठा हुआ एक शख्स इलेक्शन नहीं होने दे रहा। ये तो आपकी औकात है। आप खुद कन्फेस कर रहे हैं कि आपका कोई प्रेशर नहीं है, प्रेशर उस बंदे का है। उस बंदे पे किसी का प्रेशर है? उस बंदे पे एक ही का प्रेशर हो सकता है जिसका नाम एस्टेब्लिशमेंट है। यही तो मैं जानना चाह रहा हूँ। मेरे ख्याल से वो इतना कुछ सीख गए हैं कि जो पंगे उन्होंने किए थे एस्टेब्लिशमेंट के साथ, उससे तौबा ताइब होके आएंगे और लास्ट करेंगे। उन पे कोई प्रेशर है बुखारी साहब? एब्सोल्युटली। इलेक्शंस का है? एब्सोल्युटली। वो इलेक्शंस नहीं कराना चाहते? इससे अपने टाइम पे। इससे तो ये भी इख्तरा निकलती है अपने टाइम पे। इसका मतलब ये है बुखारी साहब, इसका मतलब ये है कि जो बैकडोर चैनल ऑपरेट हो रहा है वो कह रहा है कि हम जरा मियाँ साहब से बात करते हैं। जब वो मियाँ साहब से बात करते हैं तो मियाँ साहब कहते हैं नहीं, इलेक्शंस तो वक्त पे। मियाँ साहब 2 चीज़ें मानने के लिए तैयार नहीं है। एक तो अपॉइंटमेंट ऑफ द आर्मी चीफ कि उसको एक्सटेंड किया जाए, इसको 6 महीने दे दिया जाए, इंतज़ार किया जाए इलेक्शन होने का। उसने का सवाल ही पैदा नहीं होता है, अपने टाइम पे होगा। ये पीएमएलएन की लीडरशिप ने एवरी नेक्स्ट आवर बता दिया है। दूसरा ये कि वो कहता है इलेक्शन अब अपने टाइम पे होंगे। जो चक्की पीसनी थी, जो पीस निकालनी थी, वो हमने निकाल ली है। जो गाली खानी थी कीमतें बढ़ाने की, जो प्रेशर सहना था, वो हमने सह लिया है। अब तो हम अपनी मर्जी से खेलेंगे। एक और भी मामला है, अंसार अब्बासी साहब की स्टोरी है। एक्सटेंशन के कानून में तब्दीली होनी चाहिए। शायद खाकान अब्बासी का स्टेटमेंट भी है। आप सोच रहे हैं कि ऐसा कोई इरादा है इस वक्त? मेरे ख्याल से जो पहले कानून साजी हुई थी वो गलत थी, वो नहीं होनी चाहिए थी। किसी मुल्क में ऐसा नहीं होता। ये बदकिस्मत मुल्क है जिसके मुल्क का प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट होता है तो 172 वोट पड़ते हैं
और जब एक्सटेंशन का बिल आता है तो उसके बाद 315 वोट पड़ते हैं। इससे बड़ा नेगेटिव रिफ्लेक्शन किसी डेमोक्रेटिक माशरे पर हो नहीं सकता। ऑल्दो ख्वाजा आसिफ साहब जो इस वक्त डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने इस खबर को रिफ्यूट किया है, लेकिन आपको लग रहा है कि पीएमएलएन के इनर सर्कल्स में, क्लोज सर्कल्स में ये बात हो रही है? एब्सोल्युटली वो फेस सेविंग चाहेंगे। फौज के अंदर भी ये फीलिंग है एस्टेब्लिशमेंट में कि ये हर चीफ जो है वो अपने राइट के तौर पे 3 साल लेगा, तो डाउन द लाइन जो 6 जनरल हर साहब फारग हो गए, उन बेचारों के क्या कसूर है? वो भी तो ख्वाब लेके बैठे होते हैं ना कि शायद हमारा दाव लग जाए। अच्छा बुखारी साहब, इसका मतलब ये है कि ड्राइविंग सीट पे इस वक्त नवाज शरीफ हैं जो लंदन बैठा हुआ है? मुझे तो खान साहब ने यही बताया। ये उससे ऑब्वियसली यही बात समझ आ रही है कि वो ड्राइविंग सीट पे बैठे हुए हैं, और उन्होंने एब्सोल्युटली नॉट का बोर्ड लगाया हुआ है कि नहीं भी अब नहीं। आपको लग रहा है उसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी आने वाले चंद रोज के अंदर? क्योंकि एक बात इमरान खान ने और की है कि ठीक है नवाज शरीफ वापस आ जाए, मैं तो चाहता हूं, मैं तो हमेशा स्ट्रॉन्ग कंटेंडर के साथ लड़ना चाहूंगा। मैं तो जिस वक्त क्रिकेटर था तो मैं चाहता था कि स्ट्रॉन्ग टीम है तो उससे मैं लड़ूंगा, अगर कोई वीक टीम होती थी तो मैं सरेंडर करता, मैं कहता था किसी और को खिलाएं। जिस दिन 2 चीज़ें हो जाए उस दिन समझ लेकिन नवाज शरीफ साहब इसी हफ्ते की फ्लाइट पे आ रहे हैं। एक पंजाब में हुकूमत की तब्दीली विच इज़ इमिनेंट, माइंड इट व्हाट आई एम सेइंग, और दूसरा है कि उनकी सजा सस्पेंड हो जाए और उन्हें इजाज़त। आई डोंट नो बुखारी साहब, आपका एम्फेसिस क्यों है पंजाब के अंदर तब्दीली पे इतना ज़्यादा? पंजाब में तो नून लीग मजीद कमज़ोर हो गई 2 नशिस्तें लूज करके। देखिए ये 2 नशिस्तें लूज़ करने से नहीं फैसला होना, ये फैसला उसी तरह होना है जिस तरह अदालत की तरफ से चीफ मिनिस्टर साहब आए हैं। ये फैसला उसी तरह होगा, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस या वोट ऑफ कॉन्फिडेंस से। आप एनआरओ की बात कर रहे हैं? एनआरओ नहीं है ये, दिस इज़ द डेमोक्रेटिक राइट जो पीटीआई ने इस्तेमाल किया था वही नून लीग इस्तेमाल करेगी। नहीं, वो पंजाब में तब्दीली बिल्कुल डेमोक्रेटिक राइट हो सकता है, लेकिन मियाँ साहब की वापसी, उन पर से केसेस का धुलना, वापस आके एक्टिव होना, ये सब कुछ बहुत सारे ग्रीन सिग्नल्स के साथ मशरूत है, इज़न्ट इट? देखें मैं आपकी बात से पार्शली एग्री करता हूँ, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ कि अगर इन केसेस में से कुछ हो सकता होता तो उस 4 साल में जब खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे भुरकस निकाल दिया होता उन्होंने इनका। ये जिस तरह के केसेस उनके ऊपर बन रहे हैं, जब रिजीम चेंज होगी तो इसी तरह से ये भी फारग होंगे, क्योंकि ये भी इंतकामन बनाए जा रहे हैं। यही कुछ खान साहब ने किया था और हर केस जो है वो इस काबिल है कि उसे अच्छा बुखारी साहब, क्विकली मुझे क्योंकि ब्रेक लेने का कहा जा रहा है, ये बताइए कि मरियम बीबी भी बाहर बैठी हुई हैं, नवाज शरीफ साहब भी बाहर है, क्योंकि मरियम बीबी के बारे में क्राउड पुलर हैं, तो क़यादत तो इस वक्त वहाँ पर है। वहाँ क्या खिचड़ी पक रही है? व्हाट इज़ न्यूज़ आउट फ्रॉम? मेरे ख्याल से जो मेरी इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि वो बज़िद हैं कि वालिद साहब उनके साथ जाएँ, या वो वापस जाएंगी जब अब्बा हजूर साथ जाएंगे। इसकी जंग है, ये कितनी जल्दी तय हो जाती है उतनी जल्दी वापस आ जाएंगे। ये लाजिम व मलजूम क्यों है? मेरे ख्याल से उन्हें ये पता है कि इमरान खान के इन जलसों का जो पिछले 3-4 महीने में उन्होंने किए हैं, क्योंकि 51 टोटल जलसे हैं जो 21 जो है वो इलेक्शन के कैंपेन के दौरान और सैलाब के दौरान किए माशाल्लाह उन्होंने, उसका जवाब देने के लिए नवाज शरीफ का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया बुखारी साहब आपके वक्त के लिए। तज्ज़ियाकार सलीम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थे। अब नवाज शरीफ साहब कब वापस आ रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के इनर सर्कल्स के अंदर भी ये बात अब जोर पकड़ रही है कि मियाँ साहब वापस आएंगे तो तभी नून लीग बचेगी, अदरवाइज़ हमने भी बहुत खसारा कर लिया है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, से ही जानने की कोशिश करेंगे कि मियाँ साहब कब वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक। इमरान खान की जारहाना सियासत हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज बनी हुई है। सिवाय पीपल्स पार्टी के तमाम सियासी जमातों की कारकर्दगी तवक्को से बहुत नीचे दिखाई दे रही है। नून लीग 2 नशिस्तें हारी है, एएनपी को 2 पर शिकस्त हुई है, 1 जेयूआई हारी है। यानी पंजाब और केपीके के अवाम ने इमरान खान की जारहाना बयानी को सपोर्ट किया है। महंगाई के फैक्टर ने अलग से इमरान खान को मदद फराहम की है। इन इंतखाबात में अपोजिशन जमातों की शिकस्त में सबसे ज्यादा धचका मुस्लिम लीग नून को लगा है, जिसने पंजाब में सूबाई असम्बली की दोनों नशिस्तों पर इलेक्शन हारा है। फैसलाबाद की नशिस्त पर आबिद शेर अली, जबकि ननकाना साहब की सीट पर शजरा मनसब ने शिकस्त खाई है। ये कौमी असम्बली की दोनों नशिस्तें हैं और ये दोनों नशिस्तें मुस्लिम लीग नून का गढ़ समझी जाती थी। मुस्लिम लीग पंजाब की 3 सूबाई असम्बली की नशिस्तों में से एक ही पर कामयाबी हासिल कर पाई है। और दिलचस्प बात यह है कि जुलाई के ज़िमनी इंतखाबात के बरक्स मौजूदा ज़िमनी इंतखाबात में मुस्लिम लीग की सफ़े अव्वल की लीडरशिप इलेक्शन मुहिम में सिरे से नजर ही नहीं आई। ना तो मरियम नवाज ने जलसे किए, ना ही हमजा शहबाज घर से बाहर निकले। नून लीग ने ऐसे इंतखाबात में सर्दबोरी का मुजाहिरा किया है जो खुद इस सियासी जमात के मुस्तकबिल में चार्जशीट के तौर पर इस्तेमाल हो सकते हैं। केपी के बरक्स नून लीग के शिकस्त की वजह एक तो पार्टी क़यादत की तरफ से इन इंतखाबात की तरफ मुकम्मल तवज्जो ना देना है, और दूसरा बड़ा फैक्टर महंगाई भी था। अप्रैल के बाद से महंगाई ने अपने तमाम रिकॉर्ड्स तोड़े हैं, जिसका नजरा नून लीग पर गिरा है। इसका एतराफ़ खुद नून लीग के हारने वाले उम्मीदवार भी कर रहे हैं। फैसला 108 से शिकस्त तस्लीम करने के बाद आबिद शेर अली ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम अवाम के फैसले को तस्लीम करते हैं, हार की वजह महंगाई और बिजली के बिल हैं।
बिलों का बड़ा इशू था, महंगाई का इशू था, हालत जंग में थे, जंग लड़ी है और अल्लाह के फजलो करम से मैं फैसलाबाद के दोस्तों का बिलखुसूस अपने NA 108 के लोगों का, अवाम का तहे दिल से मशकूर हूँ कि उन्होंने शाना बिशाना मेरे साथ इस जंग में कंधे से कंधा मिलाया। शदीद हालात के बावजूद बिजली के बिलों का आपको भी पता है कि फ्यूल एडजस्टमेंट में इश्यूज बने, हार तो आ रही है, लेकिन मैंने आपको चंद वजूहात बताई हैं जिसकी वजह से लोगों ने अपनी अदम दिलचस्पी का इजहार किया। आज वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ज़िमनी इंतखाबात में जमात की हार पर महंगाई को जिम्मेदार करार दिया। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि बिजली महंगी होने की वजह से PTI को हर हल्के में 10 से 12 हज़ार जायद वोट पड़े। हमारे मुश्किल फैसलों की वजह से महंगाई बढ़ी है। मैं इमरान खान को ये कहना चाहता हूं कि अगर तुम ये चाहते हो कि हम 5,47,000 वोटर्स के फैसले को तस्लीम करें तो फिर तुम्हें 4,75,000 वोटर्स के फैसले का भी एहतराम करना होगा। तो मेरा ख्याल है 15 से 20,000 वोट तो आपको जो है वो वापडा के बिलों की वजह से पड़ गया है। ये भी हमारा एक अंदाज़ा है क्योंकि हम जब लोगों के पास गए हैं तो हमें ये एहसास हुआ है कि लोगों के यूटिलिटी बिल जो हैं और ख़ास तौर पे पिछले महीने के और इस महीने के जो बिजली के बिल हैं उन्होंने लोगों को किस तरह से परेशान किया है या नाराज़ किया है, लेकिन वो पाकिस्तान के लिए ज़रूरी थे। मुस्लिम लीग की बदतरीन शिकस्त के बाद पार्टी में भी हलचल महसूस की जा रही है। पार्टी सरबराह नवाज शरीफ ने क़यादत पर शदीद बरहमी का इजहार किया है और नून लीगी ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ पार्टी क़यादत की कारकर्दगी से नाला हैं और उन्होंने लीगी वज़रा और ओहदेदारों को सख्त तनबीह करते हुए कहा है कि आला क़यादत से ज़िमनी इंतखाबात में शिकस्त की फौरी तौर पर रिपोर्ट जो है वो मुरतब की जाए। पार्टी ज़राए के मुताबिक क़यादत की जानिब से नवाज शरीफ को ज़िमनी इंतखाबात में शिकस्त की इब्तदाई रिपोर्ट अरसाल कर दी गई है, जिसमें बताया गया है कि महंगाई में मुसलसल इजाफा, बिजली के भारी बिल, पार्टी का मफामाना बयानिया और क़यादत की अदम दिलचस्पी शिकस्त की वजूहात बनी हैं। ज़िमनी इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सुरखरू हुई है और पीपल्स पार्टी की पंजाब में वापसी हुई है, जबकि नून लीग न सिर्फ कौमी असम्बली की 2 नशिस्तों पर हारी है बल्कि सूबाई असम्बली की 3 में से 2 नशिस्तें खो चुकी है, जिससे जाहिर हो रहा है कि सख्त फैसलों और आला क़यादत के मुल्क से बाहर होने से पार्टी के लिए खतरा बन रहा है। अब इस तासुर में जान पड़ती जा रही है कि मुस्लिम लीग नून के हाथों से पंजाब तेजी से खिसक रहा है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा भी इस बात से खूब वाकिफ है, इसलिए वो नवाज शरीफ की जल्द वतन वापसी के ख्वाह हैं और गाहे बगाहे इस ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं। नून लीग की डूबती कश्ती को बचाने के लिए खुद नवाज शरीफ को भी वतन वापसी का जल्द अज जल्द फैसला करना होगा, क्योंकि बाकी मसाइल के साथ अब इलेक्शन बयानिए की जंग बन चुके हैं जो कि रिवायती तौर पर नहीं लड़े जा सकते। कायद और मजबूत शनाख्त के बगैर मुस्लिम लीग का हाल आइंदा इलेक्शन में भी ऐसा ही होगा जैसा कि अब हो रहा है। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के संजीदा हलकों में यह तासुर दोबारा मजबूती से उभर रहा है कि बयानिया बनाने के लिए हमें एक बार फिर मफाहमत की जगह मज़ाहमत का अलम उठाना होगा, क्योंकि वो ये बात बखूबी जान चुके हैं कि जब से उन्होंने मज़ाहमत छोड़कर मफाहमत करके हुकूमत की बागडोर संभाली है उनकी मकबूलियत में बेइंतहा कमी हुई है। जबकि इसके बरक्स तहरीक इंसाफ 3 साल दौरे इक़्तिदार में इंतहाई बैड गवर्नेंस के बावजूद भी अपने सारे गुनाह बख्शवाने में कामयाब हो चुकी है और उनका दिया गया मज़ाहमत का बयान करने के बावजूद भी अपनी मकबूलियत की बुलंदियों को छू रहा है। इसी पर बात करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा निहाल हाशमी साहब ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम निहाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। निहाल साहब, सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हालिया ज़िमनी इंतखाबात में क्यों परफॉर्म नहीं कर सकी आपके नज़दीक? तो नहीं किया, ठीक है, कमी बेशी हो जाती है। ये सीटें जो थी ये पहले 2018 में PTI के साथ थी, तो मैं समझता हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं कि परफॉर्म नहीं किया। ये PTI ने अपनी जो पंजाब की सीटें वो उसने वसूल किया, मगर वो जो सिंध में सीटें थी उसमें से एक सीट लूज़ कर गई, मुल्तान में भी एक सीट लूज़ कर गई। तो इसमें मैं समझता हूँ कि शायद नहीं निहाल साहब, ठीक है, सिंध में पीपल्स पार्टी ने एक सीट निकाली है, पंजाब में साउदर्न पंजाब के अंदर अली मूसा गिलानी ने नशिस्त निकाली है, पीपल्स पार्टी ने अचीव किया है, लेकिन पंजाब में वो नशिस्तें सूबाई हल्कों की जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नशिस्तें थी, खासतौर पर खानेवाला और बहावल नगर की, वहां पर जो शिकस्त हुई है, क्या नून लीग इस पर सोच नहीं रही? यकीनन सोच रहे हैं, हम खुले दिल से समझते हैं इसको ठीक। हमें काफ़ी अपनी कमी और बेशी को ठीक करना पड़ेगा, देखना होगा पार्टी को के जो एक्टिवेशन है उसको ज़्यादा मुनज़्ज़म और मौसर करना होगा। बहुत बड़ी मार्जिन नहीं हुई, मगर ये हम मानते हैं कि जो हमारी अपनी 2 सीटें थी उसमें हमें अपनी कमी बेशियों के और अपनी कोताहियों को मद्देनजर रखना पड़ेगा। निहाल साहब, मैं तो आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि आपके नज़दीक क्या कोई मिस मैनेजमेंट है गवर्नमेंट के एंड से, पुअर परफॉर्मेंस है, बैड गवर्नेंस है, या इन्फ्लेशन है जिसका नज़ला अवाम ने आप पर बाई इलेक्शंस में गिराया? ये तीनों चीज़ें जो आपने कहा, आपकी जो तज्जिया है बिल्कुल ठीक है।
इन्फ्लेशन भी है, प्राइस हाई भी है, और जो आपने दोनों पहले कहा वो भी ठीक है, और कुछ हमारी मिसमैनेजमेंट भी है, कुछ हमारी कमी पेशियाँ हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, और इसे इम्प्रूव करने की शदीद ज़रूरत है। ये एक हमारे लिए इंडिया है, एक मैसेज है, जिस मैसेज को हमें पूरे खुलूस के साथ और ओपन हार्टली इसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बट हाल साहब, ये कोई छोटी मोटी कमी पेशी तो नहीं है, इट्स अ सीरियस थ्रेट। अगर जनरल इलेक्शंस की तरफ जाना है तो इस पे आपको एज अर्ली एज पॉसिबली काबू पाना पड़ेगा, ओवरकम करना पड़ेगा, अदरवाइज तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये हमने इसके ऊपर हमारी प्लान हो चुकी है। इसमें दो चीज़ है, एक तो जो इन्फ्लेशन है उसको भी हमने काबू करना है, क्योंकि बहुत बदतरीन इन्फ्लेशन आ गया था जब मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने हुकूमत छोड़ी थी। उस वक्त जो इकॉनमी की कंडीशन थी, और फिर बाद के दिनों में जब इमरान खान ने छोड़ी तो उसके वक्त जो एक ट्रेंड बन गया था, इकॉनमी हमारी डिक्लाइन हो रही थी। अब हमें कोशिश करनी है कि हमें उसको फिर से उसी 2018 के पटरी पे लेके आना है। साथ ही साथ ये यकीनन ऐसा होता है जब क़यादत साथ नहीं होती है तो बहुत ज़्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं होता है। मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज के गैर हाजिरी में यकीनन इसके असरात मुरतब हुए। ये अब सारे पाकिस्तान को और पूरे पार्टी को इस बात का शिद्दत से अदराक है कि नवाज शरीफ साहब को यहाँ होना चाहिए, और उनके गैर हाजिरी में जो कुछ रोल प्ले किया था मरियम ने, उसकी शदीद ज़रूरत थी, जो कि इस इलेक्शन में देखने में नहीं आया। तो मैं समझता हूँ जो हमारे क्राउड पुलर और जो हमारे लीडर्स थे उनकी गैर मौजूदगी की वजह से ये चीज़, और ये भी मैं मानता हूँ कि हमारे जो मौजूद क़यादत थी वो उतने मौसर तौर पे अपना काम और किरदार अदा नहीं कर सके। निहाल साहब, ये बात आपकी दुरुस्त है कि ना तो मरियम नवाज साहिबा यहाँ थी, नवाज शरीफ साहब तो वैसे ही लंदन में हैं, लेकिन आपके पास अब इतनी मोहलत है कि आप महंगाई पर काबू पा सकें, अपनी गवर्नेंस को बेहतर कर सकें, परफॉर्मेंस बेहतर कर सकें, क्योंकि इमरान खान साहब ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो अक्टूबर से आगे नहीं जा रहे। वो कह रहे हैं कि अक्टूबर में ही मार्च का ऐलान होगा, आपकी हुकूमत पर दबाव मजीद बढ़ेगा। तो इतने कम वक्त में ये सब कैसे कर लेंगे आप? ये तो आपको बता दूं क्लियर कट है कि ना हम अक्टूबर में उनके ख्वाहिशात पे, उनके ख्वाहिशात पे, उनके डिमांड पे हम कोई इलेक्शन का ऐलान करेंगे, ना कोई ऐसा काम हम करेंगे। ये ज़रूर है कि हम इलेक्शन जाएंगे, अगले साल अक्टूबर में हम इलेक्शन में ज़रूर जाएंगे, और इस मुनासिब वक्त के दरमियान इसहाक डार साहब मईशत को बेहतरी की तरफ ले जाएंगे, और हफ्ता और महीने के अंदर अंदर मरियम नवाज साहिबा और मियां नवाज शरीफ साहब कोई अच्छा सा प्लान चॉकआउट करेंगे, जिसके हम तंजीम साजी को और अवामी जो हमारे राब्ते हैं उसको ज़्यादा हम मौसर करेंगे। अच्छा निहाल साहब, लास्टली आपको लगता है कि नून लीग ने एंटी एस्टैब्लिशमेंट स्टांस से दूरी इख्तियार करके भी नुकसान उठाया है? देखिए, ना हम प्रो इस्टेब्लिशमेंट थे, ना है ना होंगे, ना हम एंटी थे, ना है ना होंगे। हम अफराद के, उन लोगों के, उन किरदारों का जिक्र करते थे, करते हैं, करते रहेंगे, खा वो मार्शल लॉ रिजीम हो, खा वो गैर मार्शल लॉ जो, और हम ये इसलिए करते हैं कौमी फरीदा समझ के कि जो इस्टेब्लिशमेंट हो या जजेस हो, जर्नल्स हो, बिजनेसमैन हो, पार्लियामेंटेरियन हो, जिन्होंने भी हलफ उठाया है उनको अपने हलफ की पासदारी करनी चाहिए, वो खा पार्लियामेंटेरियन क्यों ना हो। पार्लियामेंटेरियन ने भी हलफ उठाया होता है, जिस तरह से जजेस और जर्नल्स उठाते हैं कि हम अपने डोमेन के बाहर जाके बात नहीं करेंगे। जब तक हम अपने हलफ की पासदारी नहीं करेंगे तब तक निहाल साहब, आप भी ये समझते हैं, पार्टी में दीगर लोगों की भी ये राय है कि पार्टी का नवाज शरीफ जितनी देर लंदन में रहेंगे उतनी देर आपकी पार्टी को नुकसान होगा, तो यकीनन पार्टी भी इस बारे में सोच रही होगी। अब क्या स्ट्रैटेजी डिवाइस करेंगे? अब कितनी देर में, क्या अभी भी आप इंतजार करेंगे कि जब तक केसेस में क्लीन चिट नहीं मिलती तब तक वापस नहीं आएंगे, या उससे पहले आने का इरादा रखता है? नहीं, क्लीन चिट की बात नहीं, आपको पता है वो तो सजा होने के बाद भी आ गए थे और आकर के जेल सीधा गए थे। तो वो उनके डॉक्टर जब उनको प्रॉपर एडवाइस कर देंगे और उनकी पार्टी के सेंट्रल वर्किंग कमेटी और CWC की मीटिंग में जब ये फैसला हो जाएगा तो इंशाल्लाह वो जल्दी आ जाएगा। दिस इज द हाई टाइम, अगर अब नहीं आएंगे तो फिर बहुत नुकसान हो जाएगा आपको। आपकी ये बात हम आगे तक पहुंचा देंगे इंशाल्लाह। लेकिन आप ये बात नहीं कर रहे, आप अग्री नहीं करते इस बात से, क्योंकि अब आपने ही कहा कि पार्टी क़यादत यहाँ ना होने का नुकसान हमने बाई इलेक्शंस के अंदर उठाया है, तो ये नुकसान तो आप उठाते रहेंगे। देखिए, जिस मौसर तरीके से हमें इस कैंपेन को करना चाहिए था, ड्राइव करना चाहिए था, उस तरह से शायद हमने नहीं किया। हम सीखते हैं, इंसान सीखता है हर अमल से, तो इस बार हमने सीखा है कि इंशाअल्लाह ताला हम प्रॉपर। और दूसरी बात एक बहुत इंपॉर्टेंट थी कि जहाँ जहाँ भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी PTI की, वहाँ उन्होंने मिसयूज़ किया प्रोविंशियल गवर्नमेंट और उसके पावर का और उसके जो भी सिस्टम था उसका उन्होंने मिसयूज़ किया। और आपने देखा होगा फैसलाबाद में भी जिस तरह से फर्रुख हबीब साहब सरकारी वसाइल को इस्तेमाल कर रहे थे, और KP में जिस तरह से बलोच साहब ने कहा कि सरकारी वसाइल को इस्तेमाल किया गया,
तो हम इसको भी हमने मद्देनजर रखा हुआ है। तो तहरीक इंसाफ तो मुनीर की सीट हारी है, उस पर वो कोर्ट से रुजू करने का इरादा रखता है, आप भी अदालत जाएंगे? नहीं, हम देखेंगे, हमारी पार्टी इसके ऊपर रिव्यू करेगी कि क्या करना चाहिए। बात सारी ये है कि मलिर से इसलिए हारी कि मलिर में उनकी सूबाई हुकूमत नहीं थी। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया निहाल हाशमी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे मुल्तान के नेस्टर मेडिकल यूनिवर्सिटी की छत से बरामद होने वाली नामालूम लाशों से मुताल्लिक़ हम डेवलपमेंट सामने आई है, वो क्या है आपके सामने रखेंगे इस ब्रेक के बाद हमारे साथ। वेलकम बैक। चंद रोज कबल मुल्तान के नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी की छत से नामालूम अफराद की लाशें मिली थी। नेशनल अस्पताल के सर्द खाने की छत से मिलने वाली बोसीदा लाशों और इस पर उठने वाली आवाज़ों के बाद ये सवाल उठाया जाता रहा कि इस वाक़े के बाद हुकूमत इस तरह के वाक़यात की रोकथाम के लिए क्या इक़दाम उठाएगी। लेकिन इस वाक़े के साथ भी वही हुआ जो इससे कबल होता रहा है। चंद रोज़ शोर मचा, नोटिस लिए गए, इंक्वायरी कमेटियाँ बनी, चंद मअतलियाँ हुई और मामला रफा दफा करके अगले वाक़े के रूनुमा होने तक हुक्काम और अवाम दोनों लंबी तान कर सो जाएंगे। नेशनल अस्पताल वाक़े के बाद भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि ना तो इन लावारिस लाशों के बारे में पता चलाने की कोशिश की गई है, ना ही इनकी तदफीन के लिए अब तक कोई बंदोबस्त किया गया है। यहाँ एक तशवीशनाक खबर यह है कि पंजाब हुकूमत ब्यूरोक्रेट्स के लिए लग्जरी गाड़ियों की खरीदारी पर लाखों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन वहीं 3 रियासती इदारे लावारिस लाशों की शनाख्त के लिए फ़ीकस 200 रुपये भी की मामूली रकम अदा करने से हिचकिचाहट का मुजाहरा कर रहे हैं, ताकि इन लाशों की शनाख्त करके अहले खाना को उनकी तदफीन और आखिरी रसूमात अदा करने में मदद की जा सके। लाहौर हाई कोर्ट ने 2 साल कबल इदारों को पंजाब के 26 सरकारी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पतालों, 115 तहसील हेडक्वार्टर्स और 44 टीचिंग अस्पतालों में नामालूम लाशों, नामालूम मरीजों, मनशियात के आदि अफराद की बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट्स के लिए मफामती याददाश्त पर दस्तखत करने की हिदायत की थी। लेकिन 2 साल बाद यह मामला जू का तू बरकरार है, क्योंकि कोई भी इदारा इस हुक्म पर तामील करने को तैयार नहीं है। अगर अस्पतालों में आने वाली लावारिस लाशों के बारे में बात की जाए तो म्यू अस्पताल लाहौर को हर माह तकरीबन 40 से 50 लावारिस लाशें मौसूल हो रही हैं, जबकि शोबा हादसात और इमरजेंसी में नामालूम मरीजों की तादाद इसके अलावा है। इसी तरह जिना अस्पताल लाहौर, लाहौर जनरल अस्पताल और मुर्दा खानों से भी रोज़ाना लावारिस लाशें और नामालूम मरीज मिल रहे हैं, लेकिन इनकी शनाख्त के लिए कोई भी मुस्तनद तरीक़ाकार मौजूद नहीं है, ना ही कोई तरीक़ाकार अपनाया जाता है कि इनकी तदफीन का कोई बंदोबस्त मौजूद हो। दहाइयों पुराने निज़ाम में इंसानी हुकूक की सरी खिलाफ वर्जियों पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा। लाशों को या तो मकामी कब्रिस्तान में दफन किया जाता था या फिर तजर्बात के लिए तबी इदारों को फ़रोख्त कर दिया जाता था। ज़रूरत इस अमर की है कि एज अर्ली एज पॉसिबल कोई मैकेनिज्म डिवाइस किया जाए हुकूमत की तरफ से, और ये जो मामूली फ़ीस है जो इनकी शनाख्त के लिए सर्फ होनी थी उसको जारी किया जा सके, ताकि इस मामले को रेक्टिफाई किया जा सके। भी प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचे। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अब तक रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।